सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्टेट हिंदी में और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो परीक्षा भी बहुत ही नज़दीक आ गई है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 9 का स्थितिज भाग 1। इसमें जो गद्य खंड है इसमें लेसन है 8। आज 8 के 8 लेसन को हम इस एक क्लास में ही पूरा कर लेंगे। इसके सिर्फ प्रश्न उत्तर करूँगी क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला जो पाठ है वो है दो बैलों की कथा। क्या है? तो दो बैलों की कथा जो किसके द्वारा रचित है? प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है, जो कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार थे। और इनका जो जन्म है वाराणसी जिले के लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 में हुआ था। तो इसके जो प्रश्न हैं वो प्रश्न उत्तर ही हम करेंगे 8 के 8 लेसन के। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, दो बैलों की कथा किसके द्वारा लिखी हुई है? जाबिर हुसैन के, प्रेमचंद के, राहुल सांकृत्यायन के या फिर श्यामाचरण दुबे के द्वारा? तो किसके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा। जानवरों में किसे सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है? गधे को, बैल को, शियार को, भालू को? तो किसको? गधे को। ब्याई हुई गाय किसका रूप धारण कर लेती है? हिरनी का, सियारनी का, सिंहनी का, नागिन का या सिंहनी का? जब वो माता बन जाती है गाय तो किसका रूप धारण कर लेती है? सिंहनी का। गधा किस महीने में एक आध बार कुलेल कर लेता है? चैत्र में, वैशाख में, सावन में, भादों में? तो किस में? वैशाख में। लेखक के अनुसार गधे में किनके गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं? नेताओं के, अभिनेताओं के, व्यापारियों के, ऋषि मुनियों के? तो किसके? ऋषि मुनियों के। ऋषि मुनियों के। बछिया का ताऊ किसे कहते हैं? बछिया का ताऊ किसे कहते हैं? बैल को, गधे को, भैंसा को या फिर घोड़ा को? तो किसको कहते हैं? बैल को। झूरी के बैलों का क्या नाम था? झूरी के बैलों का क्या नाम था? हीरा और मोती। ये तो सभी जानते होंगे। झूरी के साले का क्या नाम था? गोविंद गोपाल गंगा गया। तो क्या था? गया। क्या था? गया। गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व थी? बैलों का नाचना, बैलों का भागना, बैलों का अपने आप घर आ जाना, बैलों का खेत जोतना? तो बैलों का अपने आप घर आ जाना। बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन करने का निश्चय किसने किया? झूरी ने, गया ने, दड़ियल ने, बाल सभा ने? तो किसने? बाल सभा ने। गया के घर से भागकर आए हुए बैलों को देखकर झूरी की पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ा? खुशी, रोने लगी, जल उठी, पानी चारा लाई? तो क्या हो गया? जल उठी, क्योंकि उसके भाई को दे दिए गए थे बैल, वहां से भागकर वो वापस आ गए थे। दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया? खींचता हुआ, मारता हुआ, ट्रक पर गाड़ी में जोतकर? तो कैसे ले गया? गाड़ी में जोतकर। गया ने बैलों को किससे बांधा? जंजीरों से, मोटी रस्सियों से, निवार से? सुन लीजिए, तो कैसे बांधा? मोटी रस्सियों से। झूरी के बैल ने नांद की तरफ आंख तक क्यों ना उठाई? डर से, भूख नहीं थी, अपमान के कारण, बीमारी के कारण? तो अपमान के कारण। जल्दी जल्दी से हम इसको ख़त्म कर लेंगे। कोशिश करूँगी कि 1-2 दिन में ही यह जो एनसीईआरटी है, मतलब 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, इसको कंप्लीट करा दूँ। सिर्फ जो एनसीईआरटी है उसको। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, यह कथन किसका है? सॉरी, ये रह गया। झूरी के बैलों ने नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। डर से, भूख नहीं थी, अपमान के कारण, बीमारी के कारण? तो अपमान के कारण। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा, यह कथन किसका है? मोती का है। हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, इस कथन में किसकी जाति की ओर लेखक ने संकेत किया है? बैल ने। गया के घर में झूरी के बैलों को रोटियां किसने दी थी? गया ने, सहायकों ने, गया की पत्नी ने, छोटी लड़की ने? तो किसने दी थी? छोटी लड़की ने। गया के घर में झूरी के बैलों की रस्सी किसने खोली थी? छोटी लड़की ने खोली थी। किसने खोली थी? छोटी लड़की ने। हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे? मटर चरने लगे थे। क्या चरने लगे थे? उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी, तो क्या चरने लगे थे? मटर चरने थे। सांड क्या करता चला आ रहा था? डकारता, सूंघता, डोंकता, उछलता? तो क्या करता आ रहा था? डोंकता। हीरा मोती को कहाँ बंद कर दिया गया? तो कहाँ बंद कर दिया गया था हीरा मोती को? कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। कांजी हाउस में। कांजी हाउस की दीवार के गिरते ही कितनी घोड़ी असर पर भाग निकली? तो कितनी? 1, 2, 3, 4? तो कितनी? 3। कांजी हाउस में कौन नहीं भागा था? बकरियां, गधे, भैंसे, भेड़े? तो कौन नहीं भागा था? गधे नहीं भागे थे। हीरा और मोती कितने दिनों तक कांजी हाउस में पड़े रहे? 1 सप्ताह, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन? तो 1 सप्ताह। कांजी हाउस से हीरा मोती को किसने खरीदा? सड़ियल ने, दड़ियल ने, मूचड़ ने, अड़ियल ने? तो किसने? दड़ियल ने खरीदा था। हीरा और मोती उन्मत्त होकर किसकी तरह कुलेले करते हुए घर की ओर दहाड़े? हिरण की ओर कुलेले करते हुए किसकी तरह कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े? हिरण की, दड़ियल की? इसमें से 2 ऑप्शन गायब है भैया, तो इनमें से कुलेला कौन करता है? हीरा करता होगा, तो हीरा की तरह। उसी समय मालकिन ने आकर हीरा और मोती को क्या किया? माथे चूम लिए दोनों के। हार कर कौन चला गया था? झूरी, दड़ियल, हीरा, मोती? तो कौन चला गया था? दड़ियल चला गया था, यानी दाढ़ी वाला जो आदमी था जिसने हीरा और मोती को खरीदा था काजी हाउस से, वो चला गया था। पशु बांधने को रस्सी को क्या कहते हैं? पगिया, पगहाई? तो क्या कहते हैं? पगिया। लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान कहलाता है?
कांजी होश कहलाता है। क्या कहलाता है? कांजी होश कहलाता है। यह आदमी छुरी चलाएगा, यह कथन किसका है? मोती का हीरा का झुरी का चौकीदार तका, तो किसका है? मोती का कथन है। किसका है? मोती का। जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए, यह कथन किसका है? गधे का है। किसका है? गधे का है। जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 35। मोती का हीरा का गधे का, तो किसका है? गधे का है। दो बैलों की कथा पाठ के आधार पर गधे का छोटा भाई किस जीव को कहा गया है? तो किसको कहा है? सांड को, घोड़े को, बैल को, कुत्ते को, तो किसको कहा गया है? बैल को। हीरा और मोती कांजी होश में कितने दिनों तक बंधे रहे थे? तो कितने दिनों तक बंधे रहे थे? 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 1 सप्ताह। तो कितने दिनों तक? 1 सप्ताह के लिए। दोनों बैलों में से कौन औरतों पर सींग चलाना धर्म के अनुरूप नहीं समझता था? मोती, दोनों, हीरा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा नहीं समझता था? धर्म के अनुरूप नहीं समझता था? हीरा। मोती स्वभाव से कैसा था? उग्र था, कमजोर था, शांत था, डरपोक था। तो कैसा था? उग्र था। कांजी होश में हीरा और मोती को कितनी बार चारा दिया जाता था? एक बार भी नहीं, 2 बार, 3 बार। तो एक बार भी नहीं। तो यह था हमारा लेसन 2 बैलों की कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये क्वेश्चन। अगला जो पार्ट है हमारा वो है, लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी हैं। ये इसके जो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। चाय किस में कुटती हैं? चौड़ी में, चोखी में, चोटी में, चौमे में। तो किस में कुटती हैं? चौड़ी में। थोडल्ला क्या है? एक बर्तन है, एक स्थान, एक वस्त्र है, एक व्यक्ति का नाम है। तो एक स्थान है। लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? सुमित था, सौमित्र था, सुमति था या सुमीति था? कौन था? सुमति था। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है? ठाणे, डांडे, डाढ़े या फिर डाढ़े। तो कौन सी है? डांडे। कुची कुची का क्या अर्थ है? एक कुची का अर्थ होता है दया, तो दूसरी 2 कुची का अर्थ होता है दया। मैं थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ। 2 या 3 क्लासेस में ही हम ये एनसीईआरटी हिंदी जो है 9th 10th और 11th 12th की कोशिश करूँगी कि पूरी करा दूँ। तो एक पार्ट इसका पूरा लेके हम चल रहे हैं। लेखक समुद्र तल से कितने हजार फीट ऊंचा खड़ा था? 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो कितना? 17, 18। कितने फुट? 17 फीट। 17, 18 फीट। भीटे किस आकार का स्थान होता है? समतल, टीले के आकार का, चौरस, त्रिकोणात्मक। तो किसके? टीले के आकार का। बहुत कम बर्फ वाली चोटियां किस दिशा में थी? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो किसमें? उत्तर में। मतलब जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। लेखक किस तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था? दोनिक वस्तो, दोनिक वकस्तो, दो विनिक सतो, दोविनी वस्तो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोनिक वकस्तो। लेखक जहाँ से गलत रास्ते पर चला गया वहाँ कितने रास्ते फूट रहे थे? 4, 5, 3, 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 रास्ते। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया? 2, 3, 1, 1.5, 1, 2, 3, 4। तो कितना? 1.5 मील चला गया। कितने मील? 1.5 मील। मंगोला का मुंह कैसा होता है? मंगोलों का मुंह कैसा होता है? लाल, पीला, सांवला, सफ़ेद। तो कैसा होता है? लाल होता है। सुमति ने कितनी टोकरी कंडे फूंक डाले थे? 1, 2, 3, 4। तो कितने? 2 टोकरी। सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो कितनी बार? 3 बार। किस स्थान पर वे एक अच्छी जगह ठहरे थे? थोडल्ला, डांडा, लड़कोर या फिर लहासा। तो कहाँ ठहरे थे? लड़कोर। थुक्पा क्या है? एक स्थान, एक वस्त्र, एक सन्यासी का नाम है, एक खाद्य पदार्थ है। तो क्या है थुक्पा? एक खाद्य पदार्थ है। लेखक पहाड़ों से घिरे एक किस मैदान में पहुंचा? थोडल्ला, लड़कोर, तिडरी या फिर नमसे। तो कहाँ पहुंचा था? तिडरी पहुंचा था। लेखक ने सुमति को आदमी मिलने का बहाना बनाकर किस विहार की ओर चलने के लिए कहा? सेकर, सेखर, सेचर, सेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकर। सेकर विहार में कुंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियां थी? 101 थी, 102 थी, 103 थी, 104 थी। तो कितनी थी? 103 थी। सेकर विहार में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक का वजन कितने शेर था? 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18। तो 15, 15। इसका जो राइट आंसर है वो है 15, 15। तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती हैं? खट्टी में, खोटी में, सेटी में, खेट में। खेटी में, खेट में। तो खोटी में। क्या पीकर बहुत कम लोग हौस हवास दुरुस्त रहते हैं? शंख, छड़, फंक, मड। तो क्या पीकर? छड़ पीकर। सामान ढोने वाले को क्या कहते हैं? भरिया, भीरिया। तो भरिया कहते हैं। किस भिक्षु से विदाई लेकर लेखक चल पड़ा? नमसे, नेमस या फिर नेमत। तो किससे? नमसे से। लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, यह कथन किसका है? लेखक का, नेमसे का, सुमित का,
या फिर चीनी का, तो किसका है, लेखक का। ल्हासा की ओर पाठ किस प्रकार की विधा है, तो किसकी विधा है, यात्रा वृतांत है। क्या है, ल्हासा की ओर यात्रा वृतांत। यह आपको जरूर से भी जरूर याद रखना है भाई। जो लेखक परिचय में जो जन्म तिथि और जो हमारे पाठ की विधा है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को आपको जरूर याद रखना है। तिब्बत सरकार द्वारा उस समय किस पर पैसा नहीं खर्च किया जाता था, जल और बिजली पर, पुलिस और गुप्तचर विभाग पर, खेती पर, इनमें से कोई नहीं, तो पुलिस और गुप्तचर विभाग पर। तिब्बत में डाड़े क्यों खतरनाक है, ऊंचाई के कारण, इनमें से कोई नहीं, पुलिस बल की अधिकता के कारण, जान माल के खतरे के कारण, तो जान माल के खतरे के कारण। 5 वर्ष पूर्व लेखक और उसके साथी किस वेश में यात्रा कर रहे थे, सैनिक के रूप में, भिखमंगे के रूप में, गुप्तचर के वेश में, भद्र यात्री के रूप में, तो भद्र यात्री के रूप में। डाड़े में कितनी ऊंचाई, डाड़े समुद्र से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 17-18 हजार फीट, 8-10-11 हजार फीट, 15-16 हजार फीट, 8-10 हजार फीट, तो इसका जो राइट आंसर है 17-18 हजार फीट। तो यह था हमारा दूसरा लेसन। तीसरा लेसन है हमारा उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके जो लेखक हैं वो हैं श्यामाचरण दुबे जी, श्यामाचरण दुबे। इसके प्रश्न उत्तर हैं, पाठ के लेखक कौन हैं, तो कौन है, श्यामाचरण दुबे हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म किस स्थान पर, किस सन में हुआ था, 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में, तो 1922 में। आपको क्या याद रखने हैं, जन्म के जो सन है वो जरूर याद रखने हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में। श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी, जबलपुर से, इंदौर से, भोपाल से, नागपुर से, तो नागपुर से। श्यामाचरण दुबे ने किस विषय में पीएचडी की थी, भौतिक विज्ञान में, मानव विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, तो मानव विज्ञान में। श्यामाचरण दुबे का देहांत किस सन में हुआ था, 1994 में, 1995 में, 96 में, या 1997 में, तो 1996 में है। इनमें से कौन सी पुस्तक श्यामाचरण दुबे द्वारा रचित नहीं है, संस्कृति के 4 अध्याय, मानव और संस्कृति, समय और संस्कृति, संस्कृति तथा शिक्षा, तो संस्कृति के 4 अध्याय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। लेखक के अनुसार अब सुख किसके भोग से मिलता है, विश्राम से, मीठा, नमकीन, उपभोग, तो उपभोग से। किन की भीड़ चमत्कृत कर देने वाली है, खाद्य पदार्थों की, वस्तुओं की, पुस्तकों की, सौंदर्य प्रसाधनों की, तो किसकी, सौंदर्य प्रसाधनों की। हर कोई आजकल इसी भीड़ में लगा हुआ है कि सौंदर्य जो प्रसाधन है उनके लिए कि किस प्रकार से सुंदर दिखा जाए। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर कितने हजार की सौंदर्य सामग्री का होना मामूली बात है, 10, 20, 30, 40, तो 30। कितने हजार की, 30,000 की। लेखन कहाँ से परफ्यूम मंगाने के लिए कह रहा था, पेरिस से, लंदन से, न्यूयॉर्क से, टोक्यो से, तो फिर कहाँ से, पेरिस से। भारत में किस संस्कृति के तत्व पहले भी रहे हैं, सामंती, साम्यवादी, समाजवादी, रहस्यवादी, तो सामंती संस्कृति के। हमारी परंपराओं का क्या हुआ है, विकास हुआ, उत्थान हुआ, प्रतिष्ठा या अवमूल्यन, तो क्या हुआ है, अवमूल्यन हुआ है। हमारी आस्थाओं का क्या हुआ है, रक्षण हुआ, शरण हुआ, भरण हुआ, तरण हुआ, तो क्या हुआ है, शरण हुआ है। हम पश्चिम के कैसे उपनिवेश बन रहे हैं, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तो कैसे बन रहे हैं, सांस्कृतिक। हम आधुनिकता के कैसे प्रतिमान अपना रहे हैं, झूठे। इंपॉर्टेंट है भाई है, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपना रहे हैं। हम किसकी अंधी प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहे हैं, हम किसकी अंधी प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहे हैं, विज्ञान की, धर्म की, नैतिकता की, प्रतिष्ठा की, तो किसकी, प्रतिष्ठा की। सम्मोहन और वशीकरण की शक्ति किसमें है, प्रकृति में, विज्ञापन में, मनुष्य में, धर्म में, तो किसमें है, विज्ञापन में है। हम कोई भी विज्ञापन देख लेते हैं तो दिल करता है कि हम भी उस चीज़ को घर पर लेकर आएँ। हमारी संस्कृति अस्मिता का क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा, पतन हो रहा, विस्तार हो रहा, संकोचन हो रहा है, तो क्या हो रहा है भाई, पतन हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी किस नींव को हिला रही है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, तो सामाजिक। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ किस प्रकार की विधा है, नाटक है, रेखा चित्र है, निबंध है, कहानी है, तो क्या है, क्या विधा है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ की निबंध है। क्या है, निबंध है। जो ल्हासा की ओर था वो क्या था, यात्रा वृतांत था। और 2 बैलों की कथा क्या है, कहानी थी। तो आजकल बाजार किन चीज़ों से भरा पड़ा है, मच्छरों से, विलासिता की वस्तुओं से, सांप से, इनमें से कोई नहीं, तो विलासिता की वस्तुओं से। भारतीय संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति है, मूल्य पराजित संस्कृति, चिंता चिंतन संस्कृति, अनुकरण की संस्कृति, सर्वोत्तम संस्कृति, तो कौन सी है, अनुकरण की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में लेखक ने किसे सावधान किया है, आम जनमानस को, सरकार को, बैलों को, पत्रकार को, तो किसको किया है, आम जनमानस को। आम जनमानस को लेखक ने किससे सावधान किया है, विज्ञापन बनाने से, नेताओं से, विज्ञापनों में काम करने से, या फिर विज्ञापनों की चमक के पीछे भागने से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विज्ञापनों की चमक के पीछे भागने से। तो यह था हमारा पाठ नंबर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। पाठ नंबर 4 है हमारा सांवले सपनों की याद। क्या है, सांवले सपनों की
याद, जो कि याद किसका है? जाबिर हुसैन का है। जाबिर हुसैन का पाठ नंबर 4 की याद जाबिर हुसैन। सालिम अली कौन से विज्ञानी थे? तो सालिम अली कौन से विज्ञानी थे? पशु थे, वनस्पति थे, पक्षी के थे, मानव थे? तो किसके थे वैज्ञानिक? वो पक्षी विज्ञानी थे। आबशार क्या होता है? झरना, तालाब, नदी, समुद्र। तो क्या होता है? झरना होता है। क्या होता है? झरना। कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी कौन खाली नहीं होता? द्वारका, हस्तिनापुर, मथुरा, वृंदावन। तो कौन नहीं होता? वृंदावन। सालिम अली की मौत का कारण कौन सी बीमारी थी? हैजा था, पैथिक थी, कैंसर थी, हार्ट अटैक थी? तो क्या थी? कैंसर थी। सालिम अली की आंखों पर क्या चढ़ा रहता था? चश्मा, दूरबीन, पर्दा, नशा। तो क्या चढ़ा रहता था? दूरबीन। सालिम अली क्या वाचर थे? टाइम, म्यूजिक, बर्ड, एनिमल। तो क्या वाचर थे? बर्ड। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीना था, तखमीना था, तरमीना था, तस्मीना था? तो क्या था? तहमीना था। सालिम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे? बर्ड, साइलेंट, डार्क, साइलेंट। तो क्या है? होली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साइलेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सालिम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे? चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल या फिर इंदिरा गांधी? तो किससे मिले थे? चौधरी चरण सिंह से। सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम था? फॉल ऑफ ए बर्ड, फॉल ऑफ ए काइट, फॉल ऑफ ए स्पैरो, फॉल ऑफ ए वैली। तो फॉल ऑफ ए स्पैले, क्योंकि वो एक पक्षी विज्ञानी थे। लेखकों को अंग्रेजी के किस साहित्यकार की याद आ गई? डी लॉरेंस, डी.सी. लॉरेंस, डी.पी. लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस। तो किसकी? डी.एच. लॉरेंस की। किसकी? डी.एच. लॉरेंस। अगला प्रश्न है डी.एच. लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? फ्रेडा था, फ्रीडा था, फ्रीडा था। तो क्या था? फ्रीडा था। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा क्या बने रहेंगे? मित्र, प्रेरणा, पहेली, गाइड। तो क्या बने रहेंगे? पहेली। सालिम अली ने बचपन में गौरैया को किससे घायल किया था? तलवार से, एयर गन से, गुलेल से, पत्थर मारकर। तो किससे किया था? एयर गन से। सालिम अली कैसी जिंदगी के प्रतिरूप थे? सामंती, नवाबी, जमींदारी, सहज। तो सहज जिंदगी के। फ्रीडा के अनुसार उनके पति के बारे में उससे अधिक कौन जानता है? गौरैया, तोता, कोयल, मैना। तो कौन जानती थी? गौरैया जानती थी। कौन जानती थी? गौरैया। सालिम अली का जन्म कब हुआ था? 12/11/1888, 12/11/1898, 12/11/1896, 12/11/1894। तो कब हुआ था? 12/11/1896 को। सालिम अली 12/11/1896। सालिम अली की मृत्यु कब हुई थी? 20/6/1985, 20/6/1987, 20/6/1989 या फिर 20/6/1991। तो 20/6/1987। शती किसके वर्ष का समय होता है? 150, 200, 150। तो किसके? 100 वर्षों की सती होती है। वादी किसे कहते हैं? नदी को, झील को, रेगिस्तान को, घाटी को। तो किसे कहते हैं? घाटी को। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। लेखक ने यह शब्द किसके लिए कहे हैं? गौरैया के लिए, सालिम अली के लिए, लॉरेंस के लिए, कोयल के लिए। तो किसे? सालिम अली के लिए। लेखक ने कैसी उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम सालिम अली कहा है? अरमानों की, कल्पना के, एहसास की, एहसान की। तो एहसास की। कृष्ण ने कहाँ रासलीला रचाई थी? वृंदावन में, मथुरा में, काशी में, प्रयाग में। तो कहाँ पर? वृंदावन में। कृष्ण क्या बजाते थे? शहनाई, बांसुरी, मृदंग, सितार। तो क्या बजाते थे? कृष्ण बांसुरी बजाते थे। सालिम अली की काया कैसी थी? पहलवानों जैसी, सामान्य, कमजोर, मजबूत। तो कैसे थे सालिम अली? कमजोर थे। सांवले सपनों की याद पाठ किस प्रकार की विधा है? संस्मरण है, कहानी है, चित्ररेखा, चित्र, यात्रा, वृतांत है। तो क्या है? संस्मरण है। सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक का क्या नाम है? साहब हुसैन, जाबिर हुसैन, नवाब हुसैन, गालिब हुसैन। तो क्या है? जाबिर हुसैन है। सांवले सपनों की याद संस्मरण किस शैली में लिखा गया है? वर्णनात्मक, चित्रात्मक, डायरी शैली, विवरणात्मक शैली। तो कैसी? डायरी शैली में। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। सालिम अली किसके प्रति घनिष्ठ लगाव रखते थे? प्रकृति और पक्षियों के प्रति, पद के प्रति, धन के प्रति। तो किसके प्रति? प्रकृति और पक्षियों के प्रति। सालिम अली का शरीर क्यों कमजोर हो गया था? दूरबीन के वजन के कारण, इनमें से कोई नहीं। वजन कम होने के कारण, बीमारी के कारण। तो किसके कारण? बीमारी के कारण। तो यह था हमारा पाठ 4। अगला जो पाठ है हमारा पाठ नंबर 5। पाठ नंबर 5। नाना साहब की पुत्री देवी नैना को भस्म कर दिया गया। तो इसके जो लेखक हैं, वो लेखिका हैं, वो हैं चपला देवी। कौन है? चपला देवी। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न है नाना साहब की पुत्री नैना को भस्म कर दिया, पाठ के रचयिता कौन है? तो कौन है? चपला देवी हैं। दुदुपंत नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? मैना था, नैना, लेखा था, रेखा था, गहना था। तो क्या था?
था। भाई ये जो नैना यहाँ पर आया है, ये नैना नहीं है, ये मैना है। मैना को भस्म कर दिया गया, किसको? पुत्री मैना को। तो यहाँ पर धोधुपंत नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? तो मैना था। यहाँ पर ये नैना गलत है, वैसे टाइप हो गया होगा। नाना साहब के विद्रोही किस स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? 1757 के, 1857 के, तो सभी को पता होगा 1857 के। देवी मैना किस महल में रहती थी? झांसी में, मेरठ में, बिठूर में, आगरा में। तो कहाँ पर रहती थी? बिठूर में रहती थी। कहाँ भीषण हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सेना बिठूर पहुंची थी? झांसी में, जबलपुर में, होशियारपुर में, कानपुर में। तो कहाँ पर? कानपुर में। अंग्रेजों ने नाना साहब के किस किले को किससे उड़ाने का निर्णय किया था? बंदूकों से, टैंकों से, तोपों से, मिसाइलों से। तो तोपों से। बालिका ने किस भाषा में सेनापति को उत्तर दिया था? किस भाषा में सेनापति को उत्तर दिया था? उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में, फारसी में। तो किस में? अंग्रेजी में। का नाम था? जनरल हे, जनरल रे, जनरल गे, जनरल पे। तो क्या था? जनरल हे। जनरल की बेटी का नाम था कैरी मेरी डायना रोजी। तो क्या था? मैरी। अंग्रेज सेना का प्रधान सेनापति कौन था? जनरल आउटरम, जनरल आउटरम, जनरल गौटरम, जनरल नाउटरम। तो कौन था? जनरल आउटरम। किस गवर्नर जनरल को तार देने का सुझाव दिया गया था? लॉर्ड कैनिंग को, डलहौजी को, कर्जन को, हेस्टिंग्स को। तो किसको? लॉर्ड कैनिंग को। नाना का महल कितनी देर में मिट्टी में मिल गया था? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो 1 घंटे में। आधी रात के समय मैना महल के अवशेष पर बैठकर कब रो रही थी? अगस्त 1857, सितंबर 1857, अक्टूबर 1857, नवंबर 1857। तो सितंबर 1857 को। मैना के जलने का समाचार किस महाराष्ट्रीय वेत्ता ने दिया था? महादेव ने, शिवराज ने, पार्वती पति भोलानाथ ने। तो किसने? महादेव ने। महाराष्ट्रीय वेत्ता महादेव ने। उस समाचार पत्र का नाम लिखिए जिसमें मैना के जलने का समाचार छपा था। महाराष्ट्र पत्र, बाखर, अखबार हिंद, लोकवाणी। तो किसमें छपा था? बाखर में। नाना साहब महल छोड़ते समय किससे अपने साथ लेकर नहीं गए? अपनी पुत्री को, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को। तो किसको? अपनी पुत्री मैना को। किसको? अपनी पुत्री मैना को। मकान कौन सा पदार्थ है? तरल है, जड़ है, गैसीय है, रासायनिक है। तो क्या है? जड़ है। मैना के पास मैरी की कौन सी निशानी थी? कंगन थे, हार थे, चिट्ठी थी, पुस्तक थी। तो क्या थी? चिट्ठी थी। मैना को महल की रक्षा करने का आश्वासन किसने दिया? जनरल आउटरम ने, जनरल क्लोज ने, सेनापति टॉम्स हे ने, लॉर्ड कैनिंग ने। तो किसने? सेनापति टॉम्स हे ने। उस समय की भारत सरकार नाना साहब को पकड़ नहीं सकी थी। यह समाचार किस समाचार पत्र में छपा था? अमेरिका टाइम्स में, इंडियन टाइम्स में, लंदन समाचार में, लंदन टाइम्स में। तो किसमें छपा था? लंदन टाइम्स में। इंग्लैंड के पार्लियामेंट के किस हाउस में सेनापति टाइम्स हे की रिपोर्ट का मजाक उड़ाया गया? हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, हाउस ऑफ कॉमन्स की, हाउस ऑफ किंग की, हाउस ऑफ क्वीन की। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। मैना को क्या सजा सुनाई गई? उम्र कैद, काला पानी, फांसी, जिंदा जलाने की। तो क्या? फांसी की सजा सुनाई गई थी। मैना की अंतिम इच्छा क्या थी? वह महल को जी भर कर देखना चाहती थी, वह महल की राख पर जी भर कर रोना चाहती थी, वह अपने पिता की चिता पर रोना चाहती थी, वहाँ से भाग जाना चाहती थी। तो वह महल की राख पर जी भर कर रोना चाहती थी। आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं। यह कथन किसका है? बालिका का, लेखिका का, रानी का, मैरी का। तो किसका? बालिका का। सैनिक दल ने कहाँ तोपें लगाई थी? झांसी में, कानपुर में, बिठूर में, ग्वालियर में। तो कहाँ से तोपें लगाई थी? बिठूर में लगाई थी। यह पाठ था हमारा नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया, जिसकी जो रचयिता थी वो थी चपला देवी। अगला जो पाठ है हमारा पाठ नंबर 6। पाठ नंबर 6 प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके जो लेखक हैं वो है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध, इसकी विधा क्या है? निबंध है। यह क्या है? निबंध है। निबंध किसके द्वारा रचित है? प्रेमचंद के द्वारा, श्यामाचरण दुबे के द्वारा, चपला देवी के द्वारा, हरिशंकर परसाई के द्वारा। तो किसके द्वारा रचित है? हरिशंकर परसाई के द्वारा। प्रेमचंद जी की क्या थी? 2 बैलों की कथा। और चपला देवी तो अभी पढ़कर आए हैं हम, नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया। और श्यामाचरण दुबे का क्या था? उपभोक्तावाद की संस्कृति। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? पुत्र के साथ, पुत्री के साथ, पत्नी के साथ, पिता के साथ। तो किसके साथ? पत्नी के साथ। प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मूछें थी? पतली थी, घनी थी, छोटी थी, लंबी थी। तो कैसी थी? घनी मूछें थी। प्रेमचंद के पाँव में किसके बने जूते थे? चमड़े के, कैनवास के, रबड़ के, प्लास्टिक के। तो किसके बने जूते थे? कैनवास के बने जूते थे। प्रेमचंद के किस जूते में बड़ा छेद था? दाएं जूते में, बाएं जूते में, दोनों में किसी में भी नहीं। तो बाएं जूते में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। प्रेमचंद के में कौन सा गुण नहीं था? बात करने का, कहानी लिखने का, पोशाके बदलने का, लिखने का। तो पोशाके बदलने का गुण नहीं था। छेद से क्या दिखाई दे रहा था? जुराब दिखाई दे रहा था, अंगूठा, उंगली, पजामा। तो क्या दिखाई दे रहा था? अंगुली दिखाई दे रही थी।
उंगली। उस समय जूते का दाम क्या होगा? 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, तो कितने? 5 रुपये। लेखक का जूता कहाँ से फटा हुआ था? एड़ी के नीचे, उंगली के नीचे, अंगूठे के नीचे, कहीं से भी नहीं, तो किसके नीचे? अंगूठे के नीचे। लेखक का हौसला प्रेमचंद की किस भाव छवि से स्पष्ट है? क्रोध, मुद्रा, निकले हुए दांत, व्यंग्य, मुस्कान, मंद मंद मुस्कान, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? व्यंग्य मुस्कान। फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था? सूरदास का, तुलसीदास का, नंददास का, कुंभन दास का, तो किसका जूता घिस गया था? कुंभन दास का। लेखक के अनुसार प्रेमचंद के पांव की उंगली उस तरफ इशारा करती है जिसे वे डैश करते थे, प्रेम करते थे, घृणा, लगाव या फिर अलगाव, तो अलगाव। कौन सी उंगली दिखती जिससे वो घृणा करते थे? लेखक के पास किसका चित्र है? हनुमान जी का, देवी जी का, राम जी का, प्रेमचंद का, तो किसका चित्र है? प्रेमचंद का। प्रेमचंद के कौन से पैर का जूता ठीक था? तो बायां फटा हुआ था, तो दायां ठीक था। लेखक प्रेमचंद को किस नाम से संबोधित कर रहा है? मित्र, साहित्यक, पुरखे, गुरु, प्रेरक, तो किस नाम से? साहित्यक पुरखे के नाम से। उस समय टोपी का दाम क्या होगा? 4 आने, 6 आने, 8 आने, 12 आने। जूते का दाम क्या था? 5 रुपये था। क्या था जूते का दाम? 5 रुपये था। टोपी का दाम क्या था? 8 आने की टोपी थी। लेखक का जूता कहाँ से फटा था? आगे से, पीछे से, बीच में से, नीचे तले से, तो कहाँ से फटा था? नीचे तले से। नेम धर्म वाली कमजोरी किसकी है? लेखक की, प्रेमचंद की, होरी की, हल्कू की, तो किसकी? होरी की। प्रेमचंद के लिए नेम धर्म क्या है? बंधन है, पाप है, पुण्य है, मुक्ति है, तो क्या है? मुक्ति है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने अपना जूता किस पर आजमाया? पत्थर पर, दरवाजे पर, अपनी किस्मत पर, टीले पर, तो किस पर आजमाया? टीले पर आजमाया। प्रेमचंद किस चीज़ का महत्व नहीं जानते? पर्दे का, जूते का, पोशाक का, मुस्कान तक का, तो किसका? पर्दे का। प्रेमचंद को क्या पसंद नहीं है? लेखक, दिखावा, जूता, पोशाक। दिखावा पसंद नहीं है। लेखक को प्रेमचंद का क्या चुभ रहा है? कोट, धोती, फटा जूता, घनी मूछे, तो क्या चुभ रहा था? फटा जूता। जिनके देख दुख उपजत है, तिनको करबो पैर सलाम, यह कथन किसका है? सूरदास का, नंददास का, कुंभन दास का, सूरदास का, तो किसका है? कुंभन दास का। कुंभन दास का भी ऊपर प्रश्न आया है। कुंभन दास जी का जूता घिस गया था। तो जिनके देख दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम, यह भी इंपॉर्टेंट है, पंक्तियां आ सकती हैं। टीले को बरकरार बाजू से निकलने का आशय है समस्याओं से जूझना, को पैदा करना, से उलझना, को अनदेखा करना, तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनदेखा करना। तो यह था हमारा पाठ 6। अब 6 प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर प्रसाई जी का। अगला जो पाठ है पाठ 7, मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन, जिसकी जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा। कौन है? मेरे बचपन के दिन, और लेखिका है महादेवी वर्मा। जो बचपन की स्मृतियां हैं उनका याद करके उन्होंने ये पाठ है जो लिखा है। मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की थी महादेवी वर्मा ने। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा क्या होता है? आकर्षण, विकर्षण, अपकर्षण है, दर्शन, तो आकर्षण होता है। महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग कितने वर्ष की कोई लड़की नहीं थी? 25 वर्ष की, 50 वर्ष की, 100 वर्ष की, 200 वर्ष की, तो 200 वर्ष की कोई लड़की नहीं थी। तो 200 वर्ष की कोई लड़की नहीं थी। महादेवी वर्मा की कुल देवी थी। प्रश्न 1 मिनट। पाठ नंबर 7 है हमारा मेरे बचपन के दिन, जिसकी जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा। जो कि इनकी बचपन की स्मृतियाँ हैं उसमें यह पाठ रचित है, मेरे बचपन के दिन। तो इसकी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा क्या होता है? तो क्या होता है? आकर्षण होता है। महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग कितने वर्ष की कोई लड़की नहीं थी? 25 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष। 200 वर्ष की कोई लड़की नहीं थी। भाई अजीब सा प्रश्न है, फिर भी चलो। महादेवी वर्मा की कुल देवी थी, लक्ष्मी थी, सरस्वती थी, दुर्गा थी, पार्वती थी, तो कौन थी? दुर्गा थी। महादेवी वर्मा की माँ कहाँ से आई थी? कानपुर से, जबलपुर से, रायपुर से, होशियारपुर से, तो कहाँ से आई थी महादेवी वर्मा जी की माँ? जबलपुर से। लेखिका ने 5वीं कक्षा में किस गर्ल्स संस्थान में प्रवेश लिया था? सेंट कबीर में, मैरी में, क्रॉस्थवेट में, प्योर हार्ट में, तो कहाँ पर? क्रॉस्थवेट में। छात्रावास के हर कमरे में कितनी लड़कियां रहती थी? 2, 3, 4, 5, तो कितनी रहती थी? 4 लड़कियां रहती थी। महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली? सुभद्रा कुमारी चौहान, जेबुनिसा, मनमोहिनी ताई, तो कौन मिला? सुभद्रा कुमारी चौहान। महादेवी वर्मा पहले किस भाषा में कविता लिखती थी? अवधी में, बुंदेली में, ब्रज में, मैथिली में, तो किसमें लिखती थी? ब्रज में। सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी वर्मा की तलाशी कहाँ ली थी? अलमारी
कहाँ की तलाशी कहाँ की ली थी? अलमारी की, संदूक की, बैग की, डेस्क की? तो किसकी तलाशी ली थी? डेस्क की। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं किस पत्रिका में छपी थी? स्त्री युग, स्त्री विचार, स्त्री दर्पण, स्त्री काल? तो स्त्री दर्पण। सम्मेलनों में लगभग कितने पदक प्राप्त हुए? 25, 50, 75, 100। तो कितने प्राप्त हुए थे? 100 पदक प्राप्त हुए थे। महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा किसने ले लिया था? नेहरू ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने, पटेल जी ने, तिलक जी ने? तो गांधी जी ने। मराठी लड़की जबुनिसा कहाँ से आकर महादेवी वर्मा के साथ रही थी? जौनपुर, पीतमपुर, कोल्हापुर, जामपुर? तो कहाँ की लड़कियां? कोल्हापुर। कहाँ रही थी लड़की जयबुन्नेसा? कोल्हापुर। मनमोहन को नाम दिया था ताई ने, माँ ने, पिता ने, बहन ने? तो किसने? ताई ने। लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना सिखाया? गीता, रामायण, पंचतंत्र, महाभारत? तो पंचतंत्र। लेखिका को उर्दू फारसी सिखाने के लिए कौन आए? तो कौन आए थे? मौलवी आए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? तीसरी में, पांचवी में, सातवीं में या फिर नौवीं में? तो कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? सातवीं में पढ़ती थी सुभद्रा कुमारी चौहान। लेखिका की माँ किसके पद गाया करती थी? सूरदास के, तुलसीदास के, रसखान के, मीरा के? तो मीरा के पद गाया करती थी। लेखिका ने किस भाषा में लिखना आरंभ किया? अवधी में, मैथिली में, ब्रज भाषा में, भोजपुरी में? तो किसमें? ब्रज भाषा में। लेखिका के घर के पास कहाँ के नवाब रहते थे? आगरा के, लखनऊ के, अवध के, ज्वारा के? तो कहाँ के नवाब रहते थे? ज्वारा के। लेखिका को कविता पाठ में क्या मिला था? सोने का कटोरा, पीतल का कटोरा, चांदी का कटोरा? चांदी का कटोरा, जिसको गांधी जी ने ले लिया था। लेखिका को किस बात का दुख था? कटोरा देने का, कविता न सुनाने का, सुभद्रा को खीर न खिलाने का, बाबू की सहायता न करने का? तो कविता न सुनाने का। जबुनिसा कौन सी भाषा बोलती थी? हिंदी, मराठी, उर्दू या फिर अवधी? तो कौन सी भाषा बोलती थी? मराठी भाषा बोलती थी। जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का क्या नाम था? मनमोहन, महादेवी वर्मा, मनमोहन वर्मा, महादेव वर्मा? तो मनमोहन वर्मा। तो यह था हमारा पाठ 7, मेरे बचपन के दिन। तो अगला पाठ है हमारा एक कुत्ता और एक मैना, जिसके जो लेखक हैं वो है एक कुत्ता और एक मैना, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। एक कुत्ता और एक मैना पाठ के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेखक ने गुरुदेव शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? रविंद्रनाथ टैगोर के लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए या फिर दयानंद के लिए? तो रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। टैगोर कुछ दिन कहीं और कहाँ रहते थे? शांति निकेतन, अहमदनगर, श्री निकेतन, शोभा निकेतन? तो श्री निकेतन। यहाँ किसकी बनी हुई थी? सीमेंट की, संगमरमर की, लकड़ी की, लोहे की? तो किसकी बनी हुई थी? लोहे की सीढ़ियाँ थी। दर्शनार्थी टैगोर कुछ दिन कहीं और कहाँ रहते थे? शांति निकेतन, अहमदनगर, श्री निकेतन, शोभा निकेतन? तो कहाँ रहते थे? श्री निकेतन। तीसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ किसकी बनी हुई थी? सीमेंट की, संगमरमर की, लकड़ी की, लोहे की? तो किसकी बनी हुई थी? लोहे की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? यह वाक्य किसने कहा था? लेखक ने, शिते मोहन सेन ने, टैगोर ने, पुराने अध्यापक ने? तो किसने? टैगोर ने। गुरुदेव का कुत्ता ऊपर तीसरी मंजिल पर कैसे आया? भागकर, धीरे धीरे, सरक सरक कर या फिर उछलता हुआ? तो धीरे धीरे। गुरुदेव के कुत्ते को लक्ष्य कर लिखी गई कविता कहाँ छपी थी? मनोरमा, हंस, सरस्वती, आरोग्य? तो आरोग्य। कवि ने भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि में क्या देखा था? मानव सत्य, स्वान सत्य, भावुकता, निस्सारता? तो क्या देखा था? मानव सत्य। गुरु जी की चिता भस्म के साथ आश्रम में कहाँ से लाया गया था? गुरु जी की चिता भस्म आश्रम में कहाँ से लाया गया था? बर्धमान, हुगली, कोलकाता, श्री निकेतन? तो कहाँ से लाई गई थी? कोलकाता से। चिता भस्म के साथ अन्य आश्रमवासियों से कौन उत्तरायण तक गया था? कुत्ता, मैना, कौवा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन गया था? कुत्ता गया था। गुरुदेव के द्वारा कौवों के बारे में पूछे जाने की कितनी देर बाद कौवे आश्रमवासियों से कौन उत्तरायण तक गया था? तो कौन गया था? कुत्ता गया था। गुरुदेव के द्वारा कौवों के बारे में पूछे जाने के कितनी देर बाद कौवे दिखाई नहीं दिए? 2 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना? तो 1 सप्ताह तक। लंगड़ी मैना को गुरुदेव ने कहा था लंगड़ी, पीड़ित, यूथभ्रष्ट, डरपोक? तो क्या कहा था? यूथभ्रष्ट। लेखक ने मैना को कहा है परेशान, पीड़ित, करुण, दुखी? तो क्या थी वो? करुण थी। रात के अंधकार में झनकारता है, झिंगुर झनकारता है? क्या झनकारता है? झिंगुर। श्री निकेतन कितनी मंजिलों का था? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का? तो कितनी मंजिलों का था? 3 का था। लेखक किन के साथ श्री निकेतन गया था? परिवार के, मित्रों के, विद्यार्थियों के, संतों के? तो परिवार के साथ। कुत्ता कितने मील की यात्रा करके वहां आया था? 2 मील, 3 मील, 4 मील, 5 मील? तो 2 मील।
कुत्ते के नीरव लोचनों में क्या समाया हुआ था? आंसुओं का सागर, प्रेम की लालिमा, आक्रोश का भाव, भावों का भवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भावों का भवन छाया हुआ था। गुरुदेव ने अध्यापक से किसके गायब होने के बारे में पूछा? गाय के, कोए के, मैना के, कुत्ते के। तो कोए के बारे में। परितृप्ति होती है असंतुष्टि, असंतोष, क्रांति, विद्रोही। तो क्या होती? तो यह था इस पाठ का अंतिम प्रश्न और यह थी हमारी एनसीईआरटी हिंदी के पाठ 1 से 8 तक के प्रश्न उत्तर क्षितिज भाग 1 का गद्य खंड। अगली क्लास में हम काव्य खंड के जो 1 से 9 तक के लेसन हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।